हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी को मेरा नमस्कार। छात्रावास अधीक्षक हॉस्टल वार्डन 2024 मजबूत इरादा चयन का वादा लेकर हम गणित सब्जेक्ट लेकर आ चुके हैं। आज ये हमारा चौथा वीडियो है। हम टारगेट अपना रखे हैं 25 में 25 गेन करने का। इस साल हमारा जो प्रश्न पत्र आएगा उसमें 25 नंबर के गणित पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 2014-2016 के पीवाईपी क्वेश्चन हम करा रहे हैं। आज हमारा पीवाईपी 2016 के लिए भाग 1 लेकर आ चुके हैं। विगत वर्ष जो परीक्षा हुए थे छात्रावास अधीक्षक के, उसमें जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे उनका संपूर्ण हल बेसिक कॉन्सेप्ट एवं ट्रिक के साथ यहाँ पर आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। जो विद्यार्थी हमारा इससे पहले जो 3 पार्ट्स और बन चुके हैं उनके वीडियो नहीं देखे हैं, उनके लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल कर दिया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए, सभी विद्यार्थियों का मैं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, जिसका नाम है बीके मैथ्स एजुकेशन। जैसा कि मैं बता चुका हूं, छात्रावास अधीक्षक के लिए और भी 3 पार्ट्स बन चुके हैं। ठीक है, तो आज हमारा यह चौथा भाग, जिसमें 2016 पीवाईपी का पहला भाग, जिसमें आपको आज के वीडियो में 10 प्रश्न मिलेंगे। तो चलिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि वो 10 प्रश्न कौन कौन से टॉपिक से मिलेंगे, सबसे पहले आप जान लीजिए। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक मिलेगा वो ज्यामिति का है। दूसरा है भिन्न से संबंधित प्रश्न। तीसरा औसत से। चौथा क्षेत्रमिति में 2D द्विविमीय वाला। पांचवा हमारा वर्ग एवं वर्गमूल से संबंधित। छठवां हमारा प्रतिशत से संबंधित। सातवां हमारा ज्यामिति से संबंधित। आठवां हमारा लाभ हानि से। नौवां क्षेत्रमिति में 3D वाला। और 10वां चाल धुरी समय से संबंधित। ये 10 प्रश्न आपको अलग अलग विभिन्न टॉपिक से देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए, सभी प्रश्नों को एक एक करके हल कर लेते हैं। यहाँ पर संपूर्ण हल करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न, जो कि ज्यामिति से संबंधित है। ये प्रश्न आपका बनेगा कैसे और इसमें पूछा क्या गया है। तो इसमें बोला गया है, जरा ध्यान से देखेंगे, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। आपको 4 दिया गया और ऑप्शन भी 4 दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर कुछ आपको ध्यान देने वाली बात है। ये प्रश्न आपका आया हुआ है, लेकिन इसमें थोड़ा सा विवाद स्थिति है, क्योंकि जो हमने पढ़ा है उसके हिसाब से हिंदी वर्जन और अंग्रेजी वर्जन दोनों में काफी डिफरेंस दिखेगा आपको। ठीक है, तो पहले अब हम हिंदी वर्जन को जान लेते हैं, फिर उसके बाद इंग्लिश वर्जन को जानेंगे। ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। देखो, जो आपका सत्य रहेगा वही सत्य रहेगा, उसमें आप बदल नहीं सकते। ठीक है, तो चलिए, आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। आयत, जैसा कि आप जानते हैं, चारों को 90 अंश का रहेगा, आमने सामने की भुजा बराबर रहेगी, विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को क्या करेंगे, समद्विभाजित करते हैं। मतलब पहला वाला तो बिल्कुल सत्य है। अब आता है दूसरा कथन की ओर। प्रत्येक समलंब चतुर्भुज का एक समांतर चतुर्भुज होता है। अब यहाँ पर जरा देखेंगे, समलंब, समलंब का मतलब वो होता है, ये हमारा समलंब, जिसमें हमारा एक जोड़ी है वो समांतर दिखेगा, दूसरा समांतर नहीं दिखेगा। दोनों जब समांतर रहेगा तब उसको समांतर चतुर्भुज कहेंगे। इस हिसाब से जो समलंब चतुर्भुज, मतलब ये जो चित्र बनाया मैंने, वह समांतर चतुर्भुज नहीं है, मतलब दूसरा वाला गलत हो गया। एक चतुर्भुज जिसके चारों भुजाएं बराबर हैं वर्ग होता है, गलत हो गया। ये भी गलत हो गया, क्योंकि चारों भुजा आपका सम चतुर्भुज में भी होता है। समझ रहे बात को, जिसको अंग्रेजी में रोम्बस कहते हैं। ठीक है, ये हमारा है सम चतुर्भुज
और ये हो गया मेरा समलंब चतुर्भुज। ठीक, बात स्पष्ट हो गई। चलिए दूसरा वाला भी गलत नजर आ रहा है, तीसरे वाले में जानकारी ले लेते हैं। एक चतुर्भुज जिसके चारों भुजाएं बराबर है, ये तीसरा वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक समलंब के विकर्ण समान होते हैं। अब जरा इसको गौर फरमाओ। अब ये देखो, अगर ये थोड़ा सा ऐसा लंबा हो जाए तो एक बड़ा एक छोटा दिखेगा, है कि नहीं? तो ये भी हमारा क्या हो गया है, गलत हो गया। उस हिसाब से अगर हिंदी वर्जन के हिसाब से आप जाने की कोशिश करेंगे तो केवल कथन एक सत्य है ही आएगा। परंतु जैसे ही आप अंग्रेजी वर्जन को देखते हैं, ठीक है, तो यहां पर बोला है द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, बिल्कुल सत्य बात है। ये तो हिंदी इंग्लिश दोनों सेम है। लेकिन यहाँ पर लिखा है एवरी रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम। अब ये रोम्बस होता क्या है? रोम्बस यही समचतुर्भुज को ही रोम्बस बोलते हैं, जिसके चारों भुजा बराबर होती है, भले विकर्ण बराबर नहीं होती, वो अलग बात है। लेकिन यह एक पैरेललोग्राम की कैटेगरी में आता है। उस हिसाब से अंग्रेजी के हिसाब से दूसरा भी सही है। समझ रहे हैं बात को? चलिए तीसरा, क्वाड्रिलेटरल हुज फोर साइड्स आर इक्वल इज ए स्क्वायर। ये तो गलत है भाई, है ना, क्योंकि इतना ही काफी नहीं होता है, उसके चारों कोण, है ना, ऑल एंगल को भी क्या होना पड़ेगा, हमारा क्या होना पड़ेगा, 90 डिग्री होना पड़ेगा। तो तीसरा का हिंदी और अंग्रेजी वर्जन दोनों सेम है। अब यहाँ पर बोल रहा है डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल। रोम्बस का मतलब होता है समचतुर्भुज, जो कि हिंदी वर्जन में लिखा है समलंब। डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल, ये तो गलत बात है भैया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अंग्रेजी वर्जन के हिसाब से अगर हम जाएंगे तो पहला और दूसरा दोनों सही नजर आ रहा है। समझ रहे हैं बात को? तो घबराना नहीं है, हमको जानकारी बस स्पष्ट करनी है। आंसर हमारा, आंसर तो देखिए वो आपने उसको जो देना है, दावा आपत्ति चलेगी उसके हिसाब से आएगी, है ना। लेकिन हम बता रहे हैं कि अंग्रेजी वर्जन हिंदी वर्जन में डिफरेंस है, और हिंदी के हिसाब से ए आ रहा है और अंग्रेजी के हिसाब से बी आ रहा है। क्लियर हो गया, जानकारी स्पष्ट हो गई। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो कि हमारा भिन्न से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, चलिए, किसी जार में लाल, सफेद और नीले रेपर वाली टॉफी रखे थे। क्या क्या है भैया, देख लो। एक है लाल, ठीक है, दूसरा है मेरा सफेद, ठीक है, तीसरी है हमारी नीली, तीन है। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है, लाल रेपर की संख्या सफेद रेपर की 4/5 है। जो लाल वाली है भैया वो सफेद का 4/5 है। सफेद का मतलब गुणा 4/5। यहां तक स्पष्ट हो गई बात। चलिए अब देखते हैं, और सफेद रेपर की जो संख्या है, जो सफेद वाली है, ठीक है, वो नीले की 3/4 है। जो नीला है उसका का मतलब गुणा और 3 कितना है, 4 है। यहां तक हो गई बात स्पष्ट। ठीक है, अब यहां पर जरा ध्यान से देखेंगे, हम बताना चाह रहे हैं क्या है उसको जरा देखो। अब यदि मैं नीला वाले को कुल मैं x मान लूं, तो सफेद मेरा कितना हो जाएगा, ये x आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 3/4x। फिर सफेद अगर मेरा 3/4x हो गया तो सफेद की जगह आप 3/4x रखेंगे, तो आपके पास जो लाल है वो क्या हो जाएगा, सफेद का मतलब हो गया 3/4x, और गुणे 4 बटे कितना 5, 4 से 4 कट गया और ये आ जाएगा 3/5x। अब आपको बोला गया है कि कुल रैपर 470 है, मतलब मेरा नीला, फिर सफेद और लाल, ये तीनों मिलाकर कितना है भैया, 470। अब यहां से हम लोग लघुत्तम निकालेंगे और ये आ जाएगा 20। अब ये आ जाएगा मेरा 20x धन, ये आ गया 5 बार में, तो 5 तिया कितना हो गया 15x धन, 5 का 4 बार में तो 4 तिया कितना हो गया भैया 12x बराबर 470 आ गया। ठीक है, और इस प्रकार अभी हम देखेंगे तो ये हमको मिलेगा 20 और 15 35 और 12 कितना हो गया मेरा 47x बटे में 20 बराबर कितना हो गया 470।
ये 47 से 10 बार में कटेगा और x का मान आ जाएगा 20 दहम कितना हो गया 200। तो x को हमने नीला रेपर माना था, ठीक है, और यहाँ पर हमें नीले रेपर के बारे में ही पूछा गया है। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। 200 हमारा नीले रेपर वाला जो है हमारा कितना हो गया 200 हो गया। स्पष्ट हो गई बात। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये हमारा क्या है, औसत से संबंधित है। इसको तो आप चुटकियों में बना दोगे। देखो भैया 5 चीजें हैं, 5 लगातार संख्या है बोल रहा है, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। यदि ऐसा लगातार बोले और उसका औसत कितना बोल रहा है 16 बोले, और हमारे पास जो संख्या दी गई विषम नंबर में है 1 2 3 4 5, तो याद रखना ये जो है वो बीच वाली संख्या ही वही होगी। जो औसत है वही हमारी बीच वाली संख्या भी मिलेगी। मतलब बीच वाली संख्या और औसत दोनों का मान बराबर रहेगा। कब? जब ऐसा लगातार बोलेगा और ये मेरा 5 मतलब विषम की बात कर रहा है, तब की बात मैं कर रहा हूं। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया। देखो विषम होने चाहिए मतलब बीच में अकेला पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो जो औसत है वही बीच वाली संख्या बन जाएगी। और बोला है ये लगातार है तो 16 के बाद अब कौन आएगा 17, और 17 के बाद कौन आएगा 18। तो इस तरह से जो सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगी हमारी, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी हमारी 18। देखो चुटकियों में सॉल्व हो गया। अब इसको अगर थोड़ा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में देखेंगे, विस्तारित रूप में देखेंगे, तो यहाँ पर 3 कॉलम बना लीजिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर पहला को अगर लेंगे x, दूसरा वाला हो जाएगा x धन 1, x धन 2, x धन 3 और x धन 4, और सबको जोड़ने पर तो ये हमारा आएगा x धन 1, x धन 2, x धन 3, x धन 4, और बटे में कितना करना है 5, क्योंकि 5 लोग हैं तो 5 से भाग दोगे और औसत कितना आ गया मेरा 16, है ना। हमारा संख्या का योग, संख्या का योग बटे करोगे किससे, संख्या से, तो हमको क्या देगा वो औसत देगा। औसत दिया है 16, संख्या का कर दिया हमने योग, और ये कितने लोग थे उसको हमने लिख दिया। अब देखो यहाँ पर x 1 2 3 4 5, 5 बार x है भैया, प्लस 1 2 3 3 6 और 4 कितना हो गया 10, ये 5 इधर आ गया, 16 पंचे 80 हो गया। अब ये 5x बराबर ये उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा जरा देख लो, तो ये आ जाएगा मेरा 70, और हमारा x का मान आ गया 14 पंचे 70। लेकिन हमको x नहीं चाहिए, सबसे बड़ी संख्या चाहिए। तो सबसे बड़ा में कौन है देख लो, सबसे बड़ा कितना हो गया मेरा x धन 4 मतलब 14 धन 4, यहाँ पर भी वही 18 आ रहा है। बिल्कुल क्लियर है, हमने 2 तरीके से इसको बता दिया, आपको जो अच्छा लगे वो आप देख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये हमारा ज्यामिति क्षेत्रमिति से संबंधित है जिसमें बोला गया है एक समकोण त्रिभुज के आधार, समकोण त्रिभुज है मतलब 90 डिग्री का बना रहा है ये, जिसका आधार 4:5 है, मतलब ये 4x है, और विकर्ण मतलब जो कर्ण है मेरा 5x है, ठीक है। अब ये 90 अंश है, तो ये हमारा पहले तो इसको निकाल लो पाइथागोरस के प्रमेय से। पाइथागोरस का प्रमेय लगा लो, तो कर्ण का वर्ग 5x का वर्ग बराबर, इसको हम क्वेश्चन मार्क में ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 4x का वर्ग प्लस क्वेश्चन मार्क का वर्ग, लंब का वर्ग आधार का वर्ग का योग विकर्ण या कर्ण के वर्ग के योग, कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। इस तरह से ये 25x स्क्वायर हो जाएगा, ये 16x स्क्वायर हो जाएगा, ये क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर हो जाएगा, ये इधर घटेगा तो आ जाएगा 9x स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, और इस तरह से क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, आएगा आपका 3x। स्पष्ट हो गई बात। तो क्वेश्चन मार्क का मैंने मान निकाल लिया 3x। अब ये बोला है इसका परिमाप 48 है, परिमाप माने तीनों भुजाओं का योग,
तो हमारे पास ये देखो यहाँ पर परिमाप, परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग, मतलब 3x 4x और 5x, तीनों को मिलाकर मेरे पास कितना दिया है, 48 दिया है। अब ये आ जाएगा मेरा 12x बराबर 48 और x का मान आ जाएगा मेरे पास 4। अब इसका लेकिन अभी भी शांत नहीं हो रहा है, ये त्रिभुज का क्या चाहिए आपको, क्षेत्रफल चाहिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधा गुणित आधार गुणित क्या हो गया, ऊंचाई। अब देखो यहाँ 90 बना रहा है तो ये आधार बनेगा, ये ऊंचाई बनेगा। तो इस तरह से आधा गुणित 3x गुणित 4x, जब इसको काट दो ये 2 कितना आ गया, 6x का वर्ग, और 6 गुणित x का वर्ग माने 4 का वर्ग, 4 का वर्ग 16, 16 छक्का कितना आ गई है, 96 आ गया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कहाँ पर मौजूद है, बी पर मौजूद है। स्पष्ट हो गई बात, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके हम बता रहे हैं, ठीक है। बढ़ जाएं अगले प्रश्न की ओर, बिल्कुल बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये रहा, वर्ग एवं वर्गमूल से संबंधित, जिसमें पूछा गया है वह न्यूनतम संख्या जिसको कि 1018 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है होगी। वैसे तो ये बहुत छोटी संख्या है 1018, ठीक है। इससे जस्ट बाद हमारा 1000 जो 24 है वो हमारा पूर्ण वर्ग होता है, ठीक, जो कि 32 का वर्ग होता है। तो 1018 से जब ये 1024 बनेगा तो कब बनेगा, कितना जोड़ने पर बनेगा, 6 जोड़ने पर बनेगा। ये तो बहुत साधारण सा प्रश्न हो गया, लेकिन अगर ये 1018 ना देता है ना, 1018 अगर नहीं देता, कोई बड़ा संख्या दे देता तो कैसे करते, तो उसका नियम भी समझ लीजिए। तो इसको हम बनाते हैं भाग विधि से। कैसे बनाते हैं, 1018 जोड़ी बना लो। अब देखो यहाँ पर 3 तिया कितना हो गया, 9, जो यहाँ पर लेंगे वही यहाँ पर लेंगे, दोनों एक जगह से लेंगे। 3 तिया 9, पहाड़ा पढ़ने पर जो, जैसे हमारा भाग विधि इसीलिए नाम है क्योंकि जैसे भाग देते हैं पहाड़ा पढ़ के, संख्या लिखते हैं, फिर क्या करते हैं, घटा देते हैं, घटा दो, फिर संख्या उतारते हैं, उतारते हैं कि नहीं उतारते हैं। तो यहाँ पर जोड़ी में उतरेगा तो 1 और 8 हो जाएगा। जो यहाँ पर लास्ट में संख्या लिया रहेगा वही आपको जोड़ना रहेगा। 3 और 3 कितना हो गया, 6, ठीक है। अब ये 6 तो आपके पास पहले से मौजूद है। अगर 1 लोगे तो 1 से गुणा करोगे 61, अगर 2 लोगे तो 2 से गुणा करोगे 128 हो गया, सॉरी 124 हो गया क्या, बिल्कुल। तो ये क्या हो रहा है मेरा, एक बार में आएगा, ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर कितना आ गया मेरा 7, और ये कितना आ गया 5, ये एक्स्ट्रा बच रहा है, एक्स्ट्रा अतिरिक्त, तो अतिरिक्त बच रहा है, इसको अगर मैं हटा दूंगा, निकाल दूंगा, समझ रहे हैं बात को, इसमें से तो वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा क्योंकि एक्स्ट्रा बच रहा है। लेकिन हमको निकालना नहीं है, जोड़ना है। तो वही कहानी, भैया ये तो हमारा 31 में आ रहा था, तो अगला टारगेट हमको कहाँ तक पहुंचना है, 124। तो यहीं पर हमारा खेल हो गया। अगला टारगेट क्या देखना है, अब अगला वाले को देखना है, मतलब जो 118 था वो पूर्ण वर्ग बनने के लिए उसको कितना होना पड़ेगा, 124 होना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात को, उसको कितना होना पड़ेगा, 124 होना पड़ेगा, तब हमारा वो क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक है। तो ये जोड़ने वाले में भैया एक आगे को देखते हैं, ठीक है। आप डिफरेंस को देख लीजिए, कितना डिफरेंस हो रहा है मेरा, 6 का डिफरेंस आ रहा है, तो हमारा 6 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये 118 124 होता तो पूर्ण वर्ग ये कट के पूर्ण वर्ग बन जाता, जाहिर सी बात है। बात समझ में आया कि नहीं आया, मतलब वो 118 था, उसको 124 बनने के लिए कितने की जरूरत है, 6 की जरूरत है, समझ रहे बात को। तो ये एक्चुअल मेथड है, ये छोटा नंबर इसलिए मैं डायरेक्ट बता दिया आपको, ठीक है। आपको जैसा उचित लगे, अच्छा है लगे, जो भी, वो मेथड अपना लीजिए। अब यहां पर क्या बोल रहा है, ये हमारा प्रतिशतता से संबंधित है। एक संख्या x दूसरी संख्या
y से 25% अधिक है, मतलब y जितना है उससे 25% ज्यादा x है, तो y को अगर मैं 100% मान लूं तो x हमारा क्या हो जाएगा 125%, क्योंकि 25% एक्स्ट्रा है। मतलब मैं x को y की नजर से देख रहा हूं। अब हमको पूछा है कि y x से कितने प्रतिशत कम होगी। अब उल्टा तरीके से देखना है भाई, y को x के नजर से देखना है, समझ रहे हैं बात को। मतलब पहले मेरा 125 था, ये ओरिजिनल हो गया, ठीक है। अब ओरिजिनल 125 हो गया, अब 125 से ये एक्चुअल में 125 था, जो कि अब y आपको 100 दिख रहा है, मतलब आपको 25% कम दिख रहा है, लेकिन 100 के हिसाब से नहीं, इसके हिसाब से 125 के दृष्टि से आप 100 को देख रहे हो, तो जिसके दृष्टि से आप देखोगे वो हमारा नीचे चला जाएगा, याद रखो। अगुणित में कितना 100%, क्योंकि प्रतिशत निकाल रहे हैं भैया, काट दो 25 से कम 25, 25 पंचे 5 एकम और 5 का 20 बार में, ठीक है। अब इसका एक शॉर्टकट फार्मूला भी होता है, कमी प्रतिशत बराबर वृद्धि प्रतिशत गुणित 100% बटे 100 प्लस वृद्धि प्रतिशत, ये फार्मूला है ना। इस फार्मूले का उपयोग कर सकते हैं, नहीं तो साधारण विधि से आप देख लीजिए, है ना। आप बस इतना ध्यान देखना है कि किसको किसके हिसाब से देख रहे हैं। आप जिसके हिसाब से देखोगे वो आपका नीचे में आएगा, समझ रहे हैं बात को, बिल्कुल। जैसे आप देखो, ये सर आपका 100 है, 125, देखो दो, ये अब इधर y x को y के हिसाब से देख रहे हो ना, तो हिसाब हम पहले y के हिसाब से देखे थे, तो 25/100 गुणित 100, जो कि आपको कितना परसेंट नजर आया, 25% अधिक बोला कि नहीं बोला है, दिख रहा है। अभी हम उल्टा देख रहे हैं, 125 के हिसाब से 100 को देखेंगे, इसलिए 125 नीचे में आ रहा है। आप 100 सूत्र में ऐसा लगाएंगे तो ये आ जाएगा मेरा 25 गुणित 100% बटे 100 में 25 जोड़ दीजिए, 125 वही आ गया आपका। आप जिधर से भी पकड़ लीजिए, जो भी जैसा बना लीजिए, आपका आंसर सेम आएगा। क्लियर है। ऑप्शन नंबर कहां पर मौजूद है, बी पर मौजूद है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ज्यामिति आ गया फिर से, ठीक है, ये ज्यामिति से संबंधित है। इसमें बोला गया है आपके पास त्रिभुज है, ठीक है। क्या बोल रहा है, देखो त्रिभुज है, बोल रहा है एक 7 है, एक 5 है और एक 3 है। तो सबसे बड़ा कोण, भैया ये गजब का क्वेश्चन है भाई, क्लास 11th का कॉन्सेप्ट लगेगा ये, समझ रहे हैं बात को। कॉस थीटा साइन थीटा वाला कॉस को साइन फार्मूला बोलते हैं, वो लगेगा। अब देखो जाहिर सी बात है, ये 7 बड़ा है तो सबसे बड़ा कोण तो यही होगा। तो इस बड़े कोण को बना कौन रहे हैं, 3 और 5, तो यहां पर आपको लेना है, इसको मान लेते हैं थीटा, तो ये हमारा कोसाइन फार्मूला में आएगा और हम लेंगे कॉस थीटा, ठीक है। जिस भी कोण को लेना है याद रखो, उस कोण को बना कौन रहे हैं वो देखो, 3 और 5, तो हाँ, तो क्या लेना है, 5 का वर्ग लेना है धन 3 का वर्ग लेना है, स्पष्ट हो गया। बीच में क्या लगाना है, माइनस। कोण के सामने वाला भुजा कौन है, 7, तो माइनस में ले लेना है 7 का वर्ग बटे में 2 गुणित, बटे में 2 गुणित जो आपका कोण बना रहा है उस भुजा का गुणा करना है। नियम को समझ लीजिए, अन्यथा तकलीफ में आएंगे, समझ रहे बात को। आपको जो भी कोण निकालना, अगर इस कोण को निकालेंगे तो वही जो भुजा बना रहे हो उनका वर्ग सामने प्लस में लोगे, जिसके सामने बन रहा है कोण वो माइनस में होगा। 2 कंपलसरी है ही, बाकी सामने सामने वाले का गुणा करना है जो कोण बना रहे हैं, बस इतना ही काम करना है आपको। तो ये आ जाएगा 25 धन 9 ऋण 49 बटे में कितना आ जाएगा मेरा 30, जो कि आ गया 34 ऋण 49 बटे में कितना आ गया मेरा 30, जो कि आ गया ऋण 15 बटे कितना आ गया मेरा 30, जो कि आ गया हमारा ऋण 1/2। तो कॉस थीटा में ऋणात्मक आ रहा है, मतलब कोण मेरा 90 से बड़ा बन रहा है, ठीक है।
तो इसका मतलब कॉस में ऋण 1/2, कॉस हमारा 120 में आता है। इस तरह से थीटा का मान हमारा 120 प्राप्त हो जाएगा। स्पष्ट हो गई बात। ये कॉन्सेप्ट 11th का है। अब तुक्का मारोगे तो अलग बात है, तुक्का सही हर बार नहीं होता भैया, समझ रहे हैं बात को? ठीक है, चलिए तो बढ़ जाएं आगे। बहुत ही लाजवाब प्रश्न था, बहुत बेहतरीन। एक दुकानदार ने एक किताब के छपे हुए दाम पर, छपे हुए दाम को बोलते हैं अंकित मूल्य, पर 10% छूट देने के उपरांत उसको बेचने के बाद 12% लाभ कमाता है। छूट भी देता है, फिर भी उसको 12% का लाभ हो जाता है। तो किताब के क्रय मूल्य एवं छपे हुए मूल्य मतलब अंकित मूल्य, ठीक है, का अनुपात होगा। जबरदस्त ये प्रश्न है। तो सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट ले लो। अंकित मूल्य माने छपा हुआ मूल्य है, ठीक है। अंकित मूल्य माने छपा हुआ मूल्य, इसको ले लो आप x। बात समझ में आ गया? इस पर दिया जा रहा है छूट, कितने प्रतिशत का? 10% का। मतलब वो विक्रय बेच रहा है, 10% छूट मिल रहा है, मतलब जितना छपा था उसका 10% छोड़कर बिक रहा है। मतलब x का 90% में बिक रहा है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बिल्कुल, ठीक है। अब आप ले लीजिए क्रय मूल्य। क्रय मूल्य में आप उसको हो रहा है लाभ, क्रय मूल्य को ले लीजिए y, ठीक है। लाभ आपका हो रहा है 12% माने प्लस में, माने 12% एक्स्ट्रा में बिक रहा है वो, माने विक्रय मूल्य आपका क्या हो गया? y का 12% एक्स्ट्रा करके जब बेच रहा है, मतलब 112% में बिक रहा है। तो भाई चीज तो वही है, ये भी विक्रय मूल्य है, ये भी विक्रय मूल्य है, मतलब दोनों समान है। तो मतलब जो x का 90% है वो हमारा y का कितना परसेंट के बराबर है? 112% के बराबर है। का मतलब होता है गुणा। आपको अनुपात निकालना है क्रय मूल्य और छपा हुआ मूल्य। क्रय मूल्य अर्थात y और छपा हुआ मूल्य अर्थात हमारा अंकित मूल्य, ठीक है। मतलब y का अनुपात निकालना है तो x गुणित 90/100 बराबर y गुणित 112/100, दोनों तरफ 100 है, कट जाएगा। आप x को y के नीचे ले आइए। अब 112 इधर नीचे आ जाएगा और 90/112 हो जाएगा। काट दीजिए, 2 का 45 बार में कटेगा, 2 का ये 56 बार में कटेगा, और नहीं कटेगा तो y/x आ गया मेरा 45/56, अर्थात 45:56 ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्रय मूल्य है और ये हमारा अंकित मूल्य है, ठीक है, जिसको छपा हुआ मूल्य बोला जा रहा है। क्लियर हो गई? स्पष्ट हो गई बात? कैसे बनेगा प्रश्न? बिल्कुल इत्मीनान से, कोई घबराना नहीं है, कोई सूत्र नहीं लगाना है, जो बोलते जा रहे हैं बस करते जाओ, आंसर आपके मुट्ठी में। अब आ जाते हैं हम लोग 3D, ठीक है, क्षेत्रमिति 3D में क्या बोला है जरा पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी बेलन की त्रिज्या यदि दुगनी कर दी गई हो तो उसकी ऊंचाई में क्या परिवर्तन होगा कि उसका आयतन अपरिवर्तित रहे? तो चलिए एक बेलन बनाते हैं, ठीक है। चलिए बिल्कुल बेलन बना दिया हमने ये, लेकिन क्या हुआ? उसकी त्रिज्या को दुगनी कर दी गई है। चलिए त्रिज्या ले लेते हैं r और ऊंचाई को ले लेते हैं h। अब देखो भैया, इसका आयतन और इसका आयतन बराबर है, तो इसका मोटाई को अगर डबल करोगे और इसे मटेरियल सेम टू सेम रहे, उतना ही मटेरियल यूज हो बोलेंगे, मतलब उसकी ऊंचाई थोड़ी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो उसकी ऊंचाई को हम लोग मान लेते हैं h डैश। क्या मान लें? h डैश मान लें। तो h और h डैश के
बीच में क्या चाहिए हमको, संबंध चाहिए, दोनों का आयतन समान है। तो चलिए यहां पर रख दीजिए 4/3 पाई आर स्क्वायर और एच, अभी भी ठीक है। तो ये 4/3 पाई 2r का वर्ग और क्या ले लेना है एच डैश, 4 पाई 3 सब दोनों तरफ है कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, 2 का वर्ग बचा। तो यहाँ पर मेरे पास आ रहा है वो एच है, यहाँ पर केवल एच बचा है, बराबर इधर कितना आ गया मेरा 4h डैश, ठीक है 4h डैश है। अब क्या करना है हमें, अब क्या करना है देख लो, ये नीचे आएगा तो 1/4 बराबर एच डैश बटे एच, ठीक है। अब देखो ये ओरिजिनल मेरा 4 है, समझ रहे बात को, तो नया वाला उसका एक हिस्सा, मतलब 3 हिस्सा कम हो गया, समझ रहे बात को, 3 हिस्से उसके क्या हो गए, कम हो गए। प्रतिशत निकालोगे, ठीक है, प्रतिशत निकालोगे, दोनों तरफ क्या कर दो एच डैश बटे एच गुणित में कर दो 100%। तो ये ओरिजिनल और ये नया, समझ रहे बात को, तो इसका मतलब मेरा ये क्या हो गया 25% ऑफ इट्स ओरिजिनल हाइट। तो ये 1/4 गुणित 100% दोनों तरफ कर लो, कितना आ गया 25%, ठीक है। तो क्या समझ में आया, क्या समझे, यहां पर जो मेरा ये एज डैश है, नई ऊंचाई के बारे में पूछा है ना, उसकी ऊंचाई क्या परिवर्तन होगा, जो एच डैश है वो क्या हो जाएगा 25% रहेगा, किसके एच के, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा 25% हो जाएगा, प्रारंभिक ऊंचाई का वह क्या हो जाएगा 25% केवल रह जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये हमारा अगला प्रश्न है जिसमें बोला गया है एक ट्रेन किसी यात्रा को बिना रुके 8 घंटे में पूरा कर लेती है, बिल्कुल सही बात है। यदि ट्रेन की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा होती तो उस ट्रेन उस यात्रा को 6 घंटे 40 मिनट में पूर्ण कर लेती, तब ट्रेन की प्रारंभिक गति रही होगी। अब यहां पर इस प्रश्न से आप बिल्कुल आश्वस्त हो गए होंगे कि ट्रेन का जो दूरी है वो बदल नहीं रहा है, मतलब ए से बी पहले भी जा रहा था और ए से बी अभी भी जा रहा है, दोनों में दूरी बराबर है, माने पहले बार में जो दूरी था दूसरे बार में जो दूरी है दोनों बराबर है। और दूरी का मतलब होता है चाल 1 गुणित समय 1, क्योंकि पहली दूरी है, और यहां पर चाल 2 गुणित समय 2, दूसरा समय दूसरा चाल। चलिए प्रारंभ में चाल कितनी थी नहीं मालूम, तो चलिए प्रारंभ वाली को हम लोग x मान लेते हैं, समय कितना ले रहा था 8 घंटे ले रहा था। फिर क्या हुआ 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा हो गया, मतलब x था वो 5 ज्यादा हो गया तो x धन 5 हो गया, 5x नहीं लिख देना, 5 गुना नहीं बोल रहा है, 5 ज्यादा बोल रहा है, गुणित आप कर लीजिए समय 6 घंटा 40 मिनट। तो 6 घंटा जब 40 मिनट होता है तो 6 सही 40/60 कर लो, ये जो कि 2/3 आएगा, तो 6 या 18 और ये कितना हो गया 20 और बटे में कितना 3, बस और क्या है तिर्यक गुणा कर लीजिए। तो तिर्यक गुणा करेंगे या कटा लीजिए, 4 दूनी 8 और ये 4 पंचे 20, 3 दूने ये तिर्यक गुणा होगा, 3 दूने कितना हो जाएगा मेरे पास ये 6x बराबर ये 5 दोनों के साथ गुणा होगा और ये आ जाएगा 5x धन 25, ये इधर पक्षांतर कर लीजिए और x का मान आ जाएगा आपके पास 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये प्रारंभ में जो चाल है वो पूछा था, है ना, गति को पूछा था, जो कि हमने x माना था प्रारंभिक चाल को, चाल 1,
जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कहाँ पर मौजूद है, ऑप्शन नंबर ए पर मौजूद है। तो इस तरह से आज हमने इस छात्रावास अधीक्षक के इस वीडियो में हमने इन टॉपिक से संबंधित 10 प्रश्न 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 प्रश्न हमने बहुत ही आसानी के साथ हल कर लिया। ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर जरूर करिए। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा आने वाले वीडियोस के और लाइव वीडियोस के। तो चलिए मिलते हैं इसका अगला भाग लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।